बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई है। टीएमसी के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी समेत 5 बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने वाले दूसरे बड़े नेता बैशाल डालमिया, रथिन चक्रवर्ती, रुद्रनील घोष और प्रबीर घोषाल हैं। इससे पहले सभी नेता बंगाल के बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के साथ दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इसके बाद चारों नेताओं ने औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता हासिल की। टीएमसी के 4 नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि पूर्व टीएमसी नेता राजीव बनर्जी, बैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रथिन चक्रवर्ती, रुद्रनील घोष आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि इनके बीजेपी में शामिल होने से सोनार बांग्ला की बीजेपी की लड़ाई और मजबूत होगी। कैलाश जी, ये बताइए, जिस तरह से एक के बाद एक लोग छोड़े जा रहे हैं, आज आप 3-4 लोगों को लेके आए हैं और भी 2-3 लोग रास्ते में हैं, किस तरह से देखते हैं इसको पूरे मामले को? नहीं, अब हम रोकेंगे ज्वाइनिंग को और अब हमारा सिर्फ टारगेट होगा कि ममता जी की सरकार को किसी भी हालत में सरकार हमारी बनाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और ममता जी की अराजकता को रोकना, ममता जी के भ्रष्टाचार को जनता के बीच में एक्सपोज करना। और हम जनता के बीच में जाएंगे और जो हमारी टीम अभी नहीं बनी है, इस टीम के माध्यम से नए उत्साह के साथ हम लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा प्रदेश बनेगा ये जो देश का अग्रणी प्रदेश होगा। प्रवीर जी की बात करें या फिर राजीव बनर्जी की बात करें, दोनों बड़े करीबी रहे हैं और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट अपने राइट्स में रहे। वो कितना बड़ा डेंट होगा टीएमसी के लिए? देखिए, टीएमसी में अब कोई बचा नहीं है वहाँ पर कोई। मुझे लगता है कि जो टीएमसी को संभाल सके ममता जी हैं और उनके भतीजे हैं। 1.5 नेताओं की पार्टी बची है अभी। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े प्रदेश को संभालने लायक ये पार्टी है और जनता का विश्वास भी खो चुके हैं। और आने वाले दिनों में किस तरह का और हम देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार लोग समर्थन ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। ये मूल रूप से तृणमूल के ही लोग हैं, ऐसा नहीं कि किसी और पार्टी से इधर उधर गए, तृणमूल के लोग हैं, बड़े करीबी लोग हैं। किस तरह से देखते हैं कि लगता है कि कहीं ना कहीं जो सैफरन फ्लैग, सैफरन सर्च देखने मिल रही है बंगाल में? नहीं, मुझे तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है पश्चिम बंगाल में। आप बड़े करीबी रहे ममता बनर्जी के, किस तरह से देखते हैं? देखते हैं, अभी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए बहुत तरक्की हुई है, लेकिन कुछ और बाकी है। कुछ ही सपना और भी सफल करना है। बंगाल को स्पेशल पैकेज देके एक उन्नयन का लहर लेके आना है। 9 युवाओं, बेकार युवाओं को कर्म संस्थान देना है और रोटी, कपड़ा और मकान और सर्विक उन्नयन के साथ में काम करना। इस बार कमल खिलेगा क्या बंगाल में? आशा है, उम्मीद तो है। अगर आदमी हम लोगों के ऊपर भरोसा करता है, आज तक जिंदगी में इतना मेहनत करके काम किए, मनुष्यों के लिए काम किए, और ये मैं समझता हूँ कि ठीक तरह से अगर आदमी को हम लोग बोल पाएंगे कि तरक्की हम लोगों का मेन चीज़ है, मेन एजेंडा है, मुद्दा है, तो हम तो सफल होंगे ही। आप बड़े इमोशनल थे जब आपने टीएमसी से रिजाइन किया ममता बनर्जी को। एक बात सुन लीजिए, क्या आप बताइए, क्या ऐसा कारण है कि सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं टीएमसी को? कुछ तो दुख है ही, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, शक नहीं, लेकिन अभी छोड़िए, वो बात अलग है। मैं आज इस सब बात और करना नहीं चाहता। अमित शाह से मिलकर डायरेक्शन मिला है? जरूर कुछ तो उन्होंने कुछ बोला है जो आप लोगों को कह ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो करेंगे, करके दिखाएंगे। टीएमसी के 4 नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि पूर्व टीएमसी नेता राजीव बनर्जी, बैशाल डालमिया, प्रबीर घोषाल, रथिन चक्रवर्ती, रुद्रनील घोष आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि बीजेपी में इनके शामिल होने से सोनार बांग्ला की बीजेपी की लड़ाई और मजबूत होगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज बीजेपी की बड़ी रैली होगी, जिसे गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली तरीके से संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंच से रैली को संबोधित करेंगी। ये रैली दोपहर 12 बजे होगी। पहले अमित शाह को 30 जनवरी को बंगाल दौरे पर आना था, लेकिन दिल्ली में धमाका होने की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया था। गुजरात के द्वारका से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ये घटना तब घटी जब एक पक्ष के लोग एक खाली जमीन पर मकान बनवा रहे थे। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और मकान बनवाने का विरोध करते हुए उन लोगों पर लाठियों से हमला बोल दिया। इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक तस्वीर में दोनों तरफ के लोग तीखी बहस करते दिखे। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि मकान बनवाने का विरोध करने वाले लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद मानो वो जगह रण क्षेत्र में बदल गई। दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए।
लाठियों से घायल होने के बाद कुछ लोग जमीन पर गिरते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद भी बवाल शांत नहीं हुआ। इस बीच वहां मौजूद लोगों में से कुछ ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को अलग किया गया। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यूरोप के देश पोलैंड में गर्भपात के कानून के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां कुछ मामलों को छोड़कर गर्भपात करवाने पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसके बाद से वहां के हालात बिगड़ गए। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि नए कानून के विरोध में हजारों लोग राजधानी वार्सा की सड़कों पर उतर आए। वहां की सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। कुछ लोग तो इतने गुस्से में थे कि सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों से ही टकरा गए, जिसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। जवानों की सख्ती की वजह से प्रदर्शन में शामिल कई लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और वो लोग एक बार फिर पुलिस वालों से भिड़ गए। इससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। हजारों लोग सड़कों पर रैली निकालकर सरकार से गर्भपात के नए कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास हुए बम धमाके के मामले में एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसियां धमाकों को अंजाम देने वालों तक पहुंचने के लिए अब इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी IPDR का सहारा ले रही है। इसके जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि बम धमाके वाली जगह पर कितने लोगों का इंटरनेट चालू था और इसके साथ ही ये भी पता किया जा रहा है कि भारत से ईरान कितने लोगों ने बात की या फिर ईरान से किन लोगों के पास कॉल आई। दिल्ली धमाके पर सबसे बड़ी खबर, पुलिस को मिले धमाके के सबूत, इजराइल भी करेगा जांच में मदद। दिल्ली पुलिस ने शुरू की पूछताछ। न्यूज 18 इंडिया के हाथ एक बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है। दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके की छानबीन कर रही जांच एजेंसियों ने एक नक्शा तैयार किया है, जिसके मुताबिक जांच एजेंसियों ने एक संभावित रूट तैयार किया है। अंदाजा है कि दहशतगर्द उन रास्ते से चलकर मौके वारदात तक पहुंचे और धमाके को अंजाम देकर फिर वहां से फरार हो गए। APJ अब्दुल कलाम रोड के बाईं तरफ ब्राजील दूतावास के बाहर 2 CCTV कैमरा लगे हुए हैं। इन कैमरों की जद में सड़क भी आती है, लेकिन इससे धमाके वाली जगह दिखाई नहीं देती। ब्राजील दूतावास से सटा है बंगला नंबर 6। इसके बाहर एक CCTV कैमरा तो जरूर लगा है, लेकिन उसकी हद में सिर्फ फुटपाथ ही नजर आता है। APJ अब्दुल कलाम रोड की दाईं तरफ जिंदल हाउस है, जिसके गेट नंबर 5A पर एक CCTV कैमरा तो जरूर लगा है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं करता, यानी इस कैमरा से रिकॉर्डर अटैच नहीं है। इससे ही कुछ दूरी पर वो जगह है जहां धमाका हुआ। धमाके वाली जगह से इजरायली दूतावास की दूरी करीब 100 मीटर है। इजरायली दूतावास के बाहर 3 कैमरे लगे हैं। इसके अलावा दूतावास के बाहर सड़क पर भी एक कैमरा लगा है। We always go under the assumption from the very first minute when there's an explosion like this that it is a terror attack, and there has been nothing so far to show us that to give us any reason to believe that it's not a terror attack. And in fact, a few things were found on the site that led us think that it is indeed a terror attack. सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि हो सकता है कि धमाके के आरोपी इस कैमरे की जद में आए हों। 29 जनवरी की शाम को दिल्ली में जो धमाका हुआ, उसकी गूंज भारत से लेकर इजराइल तक सुनी गई। धमाके के तुरंत बाद से ही दिल्ली पुलिस ने APJ अब्दुल कलाम रोड के उस हिस्से पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी जहां धमाका हुआ था, और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी मौके पर एक-एक सबूत इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। इस धमाके के बाद मौके से जांच एजेंसियों को बम के हिस्से, बॉल बेयरिंग, जला हुआ कपड़ा, IED धमाके में इस्तेमाल किया गया तार और गाड़ियों के कांच के टूटे हुए हिस्से मिले हैं। अब तक की जांच में सबूतों के तार एक दूसरे से जोड़ने की कवायद तेजी से चल रही है। धमाके की जगह से मिली धमकी भरी चिट्ठी, बम के हिस्से और कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। जिस तरह से छर्रे मिले हैं, बैटरी नुमा चीज मिली है, वायर मिले हैं, वो इस बात का अंदेशा जताते हैं कि कोई ट्रेंड
लोग ही जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है इस तरह के लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करने की या बम बनाने की, वही लोग इस तरह से असेंबल कर सकते हैं और बाकायदा रेकी करके उन्होंने यहाँ पर उसे प्लांट किया। मौके पर धमाके का रिक्रिएशन, स्पेशल सेल की टीम ने की जांच, क्राइम सीन की 3D मैपिंग। इस बीच बड़ी खबर यह आई कि दिल्ली पुलिस को एक कैब से 2 संदिग्ध लोगों के पहुंचने की जानकारी मिली है। पुलिस ने आनन फानन में कैब चालक की तलाश की और फिर उससे पूछताछ के आधार पर दोनों संदिग्ध लोगों के स्केच बनवाने शुरू किए। दिल्ली धमाके में पूछताछ, कैब ड्राइवर से पूछताछ, कैब से 2 संदिग्ध उतरे थे, संदिग्धों के स्केच बनाने की तैयारी। आईडी जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। और उस ब्लास्ट साइट पर जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, यहां से आप देख सकते हैं प्रशांत, एक पिंक कलर का दुपट्टा वहां पर पड़ा हुआ है। यहां से महज 50 से 70 मीटर की दूरी होगी अंदाजन, वहां पर पड़ा हुआ है। वही जो है वहीं पर ब्लास्ट हुआ था। या ब्लास्ट किस तरह से हुआ, गड्ढा खोदकर उसमें आईडी को प्लांट किया गया था या फिर कार से चलते हुए उसको फेंक दिया गया, प्लास्टिक में एक्सप्लोसिव बंधा हुआ था। इन दोनों पॉसिबिलिटीज पर फिलहाल जांच की जा रही है। एक तरफ दिल्ली में धमाके की जांच तेज की गई, दूसरी तरफ देश भर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली में सभी दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई में इजरायली कॉन्सुलेट की सुरक्षा कड़ी करते हुए वहां क्विक रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई है। इतना ही नहीं, देश भर में मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हवाई अड्डों पर भी सीआईएसएफ को आने जाने वालों पर और कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में कल 5:05 इजराइल एम्बेसी के पास एक छोटी तीव्रता का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद इसकी आवाज़ जो है वो मुंबई तक भी पहुंची है और मुंबई के इजराइल एम्बेसी ऑफिस के पास हम खड़े हैं, जहां पे सिक्योरिटी जो है इस ऑफिस की बढ़ा दी गई है। ये मैराथन बिल्डिंग है, लोअर परेल में है और 13वीं मंजिल पर इस बिल्डिंग की इजराइल एम्बेसी का ऑफिस है और यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोकल गार्ड है बिल्डिंग के, वो सारे जितने भी लोग इस बिल्डिंग में आ रहे हैं सबके आईडीज चेक कर रहे हैं। आईडीज चेक करने के बाद, तलाशी लेने के बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ ही साथ बिल्डिंग की सुरक्षा इस तरह बढ़ाई गई है, यहाँ पे QRT मौजूद है। ये मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम होती है, क्विक रिस्पांस टीम, जो इस तरीके के हालात के लिए बनाई जाती हैं और इस तरीके से सिचुएशन के लिए ट्रेन की जाती हैं। मतलब सरकार सुरक्षा को लेकर पूरी मुस्तैदी बरत रही है और दिल्ली से लेकर मुंबई तक कहीं भी कोई चूक का मौका नहीं देना चाहती, जिससे धमाके के गुनहगारों को जल्दी से जल्दी पकड़कर उन्हें कड़ी सजा दी जा सके। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। मोटरसाइकिल सवार बंद रेलवे क्रॉसिंग से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां ट्रेन आ गई और उसकी पटरी के पास पलटी हुई एक बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक लड़का बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करके पटरी की तरफ बढ़ता नजर आया, लेकिन पटरी को पार करने से पहले वो रुक गया। इसके बाद अचानक बाइक बेकाबू हो गई और वो ठीक पटरी के पास पलट गई। खतरे को देखकर वो लड़का मोटरसाइकिल को छोड़कर पीछे हट गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पूरी रफ्तार से गुजर रही ट्रेन वहां पहुंच गई और उसने बाइक को उड़ा दिया। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद उसके परखचे उड़ गए और वहां से धूल का गुबार उठने लगा। प्रधानमंत्री मोदी इस साल की पहली मन की बात करेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को सुबह 11 बजे संबोधित करेंगे। साल 2021 के पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी वैक्सीन अभियान पर अपनी बात रख सकते हैं। तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि बीजेपी राज्य की सत्ताधारी AIADMK के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नड्डा के इस ऐलान के बाद तमिलनाडु में दोनों दलों के गठबंधन को लेकर लग रही अटकलों पर विराम लग गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां की सड़कें जानलेवा हो गई, क्योंकि फिसलन की वजह से उस पर गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो गया। इस हाईवे पर तो एक ट्रक पलट ही गया और उसमें आग लग गई। हादसे के बाद चारों तरफ धुआं छा गया।
बचाव दल के लोग हालात को संभालने में लगे रहे। मदद के लिए कुछ हाइड्रोलिक क्रेन को भी वहां मंगवाया गया, जिसके बाद दमकल विभाग के कुछ लोग तो लपटों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग ट्रक में रखे सामान को बाहर निकालने में जुट गए। इस हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़ गए, जबकि ड्राइवर को बचा लिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर में एक हाईवे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से कुछ इलाकों की सड़कों पर लबालब पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। बिहार के समस्तीपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक ई रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर होती है, जिसमें बाइक पर सवार आदमी की मौत हो गई। सामने आई घटना के इस वीडियो में बाइक तेज रफ्तार से ई रिक्शा से टकराती हुई दिखाई दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार ई रिक्शा समेत सड़क पर पलट गया। इस टक्कर से पहले ई रिक्शा ड्राइवर सड़क पर वापस जाने के लिए मुड़ता दिखा, तभी सामने से आई मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद वहां मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े और घायल बाइक सवार को किनारे लेकर आए। हालांकि बाद में अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। गोरखपुर में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक दुकान में घुस गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वहां बाजार में काफी भीड़ थी। तभी एक कार काल बनकर भीड़ के बीच से गुजरी। इस बेकाबू कार ने अपने सामने आई किसी भी गाड़ी को नहीं बख्शा और एक रिक्शा और बाइक को रौंदते हुए सामने बनी दुकान में घुस गई। इस टक्कर के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी दुकानों से बाहर आकर देखने लगे। इस बेकाबू कार से टकराने से उस दुकान का सारा सामान टूटकर बिखर गया। यूपी में पोलियो अभियान की शुरुआत होगी। योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे यूपी में पोलियो अभियान की शुरुआत करेंगे। योगी किसी अस्पताल में जाकर पोलियो अभियान शुरू करेंगे। देश भर में अब तक 37 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 4,63,793 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। कृषि सुधार कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच टकराव की जो स्थिति बनी हुई है, उसे खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पहल की है। बजट सत्र पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहती है और अगर किसान चाहें तो सरकार उनकी बात को सुनने के लिए महज एक फोन कॉल की दूरी पर है। इस बार दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उस 22 जनवरी वाले प्रस्ताव पर भी कायम रहने का जिक्र किया, जिसमें 1.5 साल तक कृषि सुधार कानूनों को स्थगित करने का जिक्र किया गया था। सर्वदलीय बैठक में अहम प्रस्ताव। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा, किसानों से एक फोन कॉल दूर सरकार। मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश। आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए। कृषि सुधार कानूनों को लेकर आंदोलन का जो कांटा लगातार अटका हुआ है, केंद्र सरकार ने एक बार फिर उस कांटे को निकालने की कोशिश की है। सत्ता और विपक्ष के सभी नेताओं के बीच हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि किसानों से बातचीत के सारे रास्ते खुले हुए हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का हवाला देते हुए ये भी कहा कि 22 तारीख को किसानों के सामने जिस प्रस्ताव को रखा गया था, सरकार उस पर बातचीत को तैयार है और ये बात महज एक फोन कॉल की दूरी पर है। भारत सरकार खुले मन से किसानों के मुद्दे को सुलझाना चाहती है। हम आपको प्रस्ताव दे रहे हैं कि 22 जनवरी को जो प्रस्ताव दिया गया था वो अब भी बरकरार है। मैं आपसे सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं। मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं। आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। इतना ही नहीं,
इस दौरान पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा पर भी संज्ञान लिया। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 26 जनवरी में को जो हुआ है उसकी चर्चा की है, कानून अपना काम करेगा। असल में कृषि कानूनों पर जो रार पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से मची हुई है, सरकार उस रार को थामने के लिए खुले मन से तैयार है। यही वजह है कि सर्वदलीय बैठक के ठीक बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने पीएम मोदी के उस भरोसे का जिक्र किया जो भरोसा वो किसानों को दिलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22nd, 23rd को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। 22 तारीख की इस सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने जिस 22 जनवरी के प्रस्ताव का जिक्र किया उसे भी समझना जरूरी है। इस प्रस्ताव में सरकार की तरफ से कहा गया था कि कृषि सुधार कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए। सरकार और किसान प्रतिनिधि आपस में बैठकर नए सिरे से बातचीत कर इस मुद्दे का समाधान निकाल सकते हैं। किसानों और सरकार की ज्वाइंट कमेटी बना दी जाए। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस सर्वदलीय बैठक में लगभग सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में विपक्ष ने किसानों से जुड़े जिन मुद्दों को सरकार के सामने रखा उस पर भी सरकार ने अपनी सहमति जता दी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय राजनाथ सिंह जी के पूरे उपस्थिति में ऑल पार्टी मीटिंग हुआ। सारे पार्टियां, लगभग सारे पार्टियां पार्टिसिपेट की थी। उसमें ज़्यादा चर्चा लोकसभा में बिल के अलावा हो जाए, ये तो डिमांड अपोजिशन पार्टी ने की है और सरकार इसके लिए सहमत है। और फार्म बिल के बारे में वगैरह, फार्मर्स का इशू के बारे में चर्चा होना चाहिए, ये भी डिमांड उन्होंने रेज किया है, उसके लिए भी हम सहमत हैं। कृषि सुधार कानून पर अब तक की 10 से ज्यादा दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमत नहीं बन सकी है। 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से आंदोलन का चेहरा भी धीरे धीरे बदलने लगा है। पटना में महागठबंधन से जुड़ी पार्टियों ने मानव श्रृंखला बनाकर कृषि सुधार कानूनों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए नुकसानदेह बताया, जिसके बाद कृषि कानूनों के विरोध में आरजेडी, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस और सीपीआई से जुड़े लोग पटना की सड़कों पर पोस्टर और बैनर लेकर उतर गए। मानव श्रृंखला महागठबंधन की ओर से बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम नेता अभी सड़क पर उतरे हैं। इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर सड़क किनारे हो गए और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि कृषि सुधार कानूनों से किसानों को फायदा नहीं होगा। लंबे समय तक आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी बात को सुननी चाहिए, कानून को वापस लेना पड़ेगा। महागठबंधन के नेताओं ने तीनों कानूनों को वापस नहीं लेने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के फेमस पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बना इग्लू कैफे सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। वहां ये इग्लू यानी बर्फ का मकान एक होटल मालिक ने बनवाया है, जो गुलमर्ग में बर्फबारी का मजा लेने आए पर्यटकों को बेहद लुभा रहा है।
इग्लू यानी गुंबद की तरह बर्फ से बना मकान, जिसमें सैलानियों के लिए बैठने और खाने वाली जगह भी बर्फ से तैयार की गई है। लोग वहां जाकर चाय नाश्ता और लंच डिनर करते हैं। दिस इज वेरी न्यू, देख के बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा गुलमर्ग में बर्फ से ढके एक मैदान पर लोग स्कीइंग और दूसरे खेलों का मजा लेते नजर आए। इनमें कई तो बर्फ की सफेद चादर पर साइकिलिंग करते भी नजर आए।